और मैं ये दावा करता हूँ कि ये जैसे ही सीवर और नाले का काम पूरा होगा, मटियाला वार्ड में अगले 10, 15, 20 साल तक एक भी जगह जल भराव की समस्या नहीं होगी। तो थोड़ी सी अभी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। महिलाओं में एक बहुत अच्छी खुशी की लहर है। तो ये मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने महिलाओं के प्रति जो एक वायदा किया था उसको पूरा करने की तरफ अग्रसर है। और मुझे लगता है कि ये संख्या 40 लाख के पार जाएगी। और मुझे लगता है कि 40 लाख बहनों को इस योजना का लाभ मिल जाएगा। तो हर चीज़ में विपक्ष विरोध करे, ये भी एक आदर्श लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। तो अगर अच्छी योजना आई है और उनके भी साइन उस पर चलेंगे, उन विधायकों के साइन उस पर चलेंगे। सांसद तो इनका कोई है नहीं दिल्ली में, लेकिन वो विधायक भी अपने क्षेत्र में बहनों को लाभ दिलवा पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। मल्होत्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको चैलेंज भी किया था, तो उसका जवाब दें। लेकिन वो जवाब देना जानते नहीं, केवल आरोप लगाना जानते हैं। 2,32,000 का बड़ा जो गट्ठर है वो लेके गए थे, तो उनको रास्ते में रोक दिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। नहीं, वो मिलने जा रहे थे, देने जा रहे थे। वो कोई तरीका नहीं है ना। आप दीजिए ना किसी प्लेटफॉर्म पर। आप प्रदर्शन करके लेके जा रहे हैं, इसका मतलब आप केवल तमाशा करना चाहते हैं, आप एविडेंस देना नहीं चाहते। तो उसमें प्रदर्शन किए थे, हमने बहुत सारी उसकी वीडियो दिखाई थी। तो उसका इसी टेन्योर में, हमारे विधायक जी के इसी टेन्योर में उस स्कूल को हम बनाएंगे, क्योंकि विधायक जी भी और हम भी इसी गांव से हैं और हम दोनों उसी स्कूल में पढ़े हैं। जी जी। हमारे लिए तो ये अच्छा, आप लोग वहीं पढ़े हैं? हम लोग वहीं पढ़े हैं, हमारी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई है। तो हमारे लिए तो बहुत गौरव का विषय है कि हम स्कूल को एक आधुनिक यहाँ बिल्डिंग दे पाए। चलिए, नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेक न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मटियाला वार्ड में। मेरे साथ मौजूद हैं पंडित अशोक शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और तमाम जो दिल्ली के विषय हैं उन पर अपनी गहरी नज़र रखते हैं। अशोक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अशोक साहब, तिरंगा यात्रा को लेकर आप लोगों की तैयारियां चल रही हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, कितना बड़ा ये कार्यक्रम होगा और क्या मंडल स्तर पे, वार्ड के स्तर पे किस तरह से आयोजित होंगे? देखिए, सभी विधानसभाओं में, सभी जिलों में, सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा निकलनी है और हमें जिला स्तर पर कार्यक्रम दिया गया है। वो कमलजीत सहरावत जी उसमें मुख्य अतिथि रहेंगी। उसमें पदयात्रा रखी गई है और द्वारका में वो कार्यक्रम होना है जी। 13 तारीख को सुबह 8:30 बजे। और उसके बाद मंडल में कार्यक्रम होना है, वो बाइक रैली है, वो शाम को 4:30 बजे मंडल में होनी है। तो प्रत्येक वर्ष तिरंगा यात्रा होती है और मोदी जी ने जो आह्वान दिया है हर घर तिरंगा, उसके तहत हम सभी अपने वार्ड में तिरंगा अपने कार्यालय से भी देंगे और मंडल में सभी कार्यकर्ताओं को देंगे, ताकि जनता तक आसानी से तिरंगा पहुँच जाए और सब घरों पर तिरंगा शान से लहराए। अशोक साहब, वार्ड की अगर मैं स्थिति की बात करूं, किस तरह की वार्ड की स्थिति है? आपके जो अपोजिशन वाले लोग हैं 2 रोज़ पहले बूथ में घूमते हुए पाए गए और तमाम जो सोशल मीडिया पे जो उनके वीडियो थे वो उन्होंने डाले, तो कहाँ पे जल जमाव हुआ, क्या कुछ उसकी वजह थी? हालांकि उनकी नाव जो है वो चप्पू चलाने के बाद भी चल नहीं पा रही थी। देखिए, पॉलिटिकल स्टंट होता है ये, नाव AI से चलाने का, जो भी इस तरह के विषय आए हैं। लेकिन मैं मानता हूँ जिस दिन भारी बारिश हुई थी उस दिन कुछ जगहों पर जल भराव हुआ, क्योंकि उसका मेन कारण ये है कि हमारी जो बड़ी सीवर लाइन है 2000 की, वो द्वारका में बैठ गई है, वो सेटल हो गई है। और उस पर हमने हालांकि 10-12 पंप उसमें लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी सारे पंप एक साथ नहीं चल पाते, क्योंकि वहाँ नाले का निर्माण हो रखा, तो वो लाइन थोड़ा सा लंबी पड़ती है। हमने मटियाला वार्ड के चारों तरफ बड़े नालों का निर्माण शुरू कराया और उसका लगभग 70-80% काम हो भी चुका है। सभी नालों की टॉप तोड़ के हमने डिसिल्टिंग करवाई। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो सीवर लाइन सेटल होने की वजह से नाले हमने बंद कर दिए, सीवर लाइन सेटल हो गई, तो डबल मार पड़ी। इसलिए मटियाला वार्ड में 1-2 कॉलोनियों में, जैसे हमारी जैन कॉलोनी है, नन्हे पार्क है, न्यूटी कॉलोनी है, वहाँ पर सहयोग भी आ रहा है, वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आई। अदरवाइज़ कहीं भी जो जल भराव यहाँ 4-4, 5-5 घंटे रहता था, आधे घंटे बाद पूरे एरिया से कहीं से भी जल भराव की समस्या नहीं आई और पानी आसानी से निकल गया। और मैं ये दावा करता हूँ कि ये जैसे ही सीवर और नाले का काम पूरा होगा, मटियाला वार्ड में अगले 10, 15, 20 साल तक एक भी जगह जल भराव की समस्या नहीं होगी। तो थोड़ी सी अभी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब नए निर्माण होते हैं तो कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आती है और ये समय ज़रूर लग रहा है। लेकिन अगले 2 महीने के अंदर अंदर सभी नाले सीवर का काम भी दुरुस्त हो जाएगा और कहीं भी जल भराव की समस्या नहीं रहेगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने मटियाला वार्ड की जनता को आश्वासित देना चाहता हूँ। अशोक साहब, दिल्ली लक्ष्मी योजना की बात करें, एक बड़ा महत्वपूर्ण आपका वायदा था जो चुनाव के दौरान किया गया दिल्ली की जनता से, माता बहनों से, वो अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। तमाम जो पंजीकरण हैं वो होने लगे हैं 1 तारीख से और बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो बहन बेटियां हैं, वो विधायक कार्यालय पे देखी जाती हैं, चाहे वो कोई भी विधानसभा हो। तो कितना आप देखते हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स है, अब तक कितने पंजीकरण हुए हैं और कब से धनराशि मिलने लगेगी? बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। दिल्ली में
जब हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो एक वादा हमारी सरकार ने किया था, और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज मोदी जी के आह्वान पर उस आश्वासन को पूरा किया। और अब 1 तारीख को पोर्टल का उद्घाटन हुआ था और कल तक लगभग 5.5 लाख रजिस्ट्रेशन उस पोर्टल पर हो चुके हैं। और मेरे कार्यालय में भी बहुत महिलाएं आती हैं और हम उनको गाइड करते हैं और विधायक जी के या सांसद जी के यहाँ भेजते हैं साइन कराने के लिए। तो लगातार बहनें उसमें रजिस्ट्रेशन करा रही हैं और बहुत अच्छा इस योजना का लाभ दिल्ली की महिलाओं को मिलने जा रहा है। महिलाएं बहुत खुश हैं और मैं कल भी देख रहा था, बहुत सारी महिलाएं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करने गई और महिलाओं में एक बहुत अच्छी खुशी की लहर है। तो ये मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने महिलाओं के प्रति जो एक वायदा किया था उसको पूरा करने की तरफ अग्रसर है। अशोक जी, विधानसभा में आशीष सूद साहब ने दावा किया था कि 28 तारीख हमने दे दी है। हम पे ये आरोप लगते थे और जो विपक्ष है, कल वो सत्ता पक्ष में थे, वो लोग आरोप लगाते थे कि मंदिर की तरह ही आप लोगों के वायदे हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो उन्होंने चिल्लाकर कहा कि तारीख हम बता रहे हैं, 28 तारीख को पैसे आ जाएंगे। तो इसी 28 तारीख को पैसे आने वाले? हाँ, जो लोग इसमें जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जिनकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट है, उनकी पहली किस्त रक्षाबंधन पर सरकार देने जा रही है। और निश्चित तौर पर जो रक्षाबंधन की सौगात के तौर पर, जी, बहनों को रक्षाबंधन पर सौगात के तौर पर इस स्कीम का लाभ मिलेगा। और आप देखेंगे कि जो आंकड़ा है वो आप सबके सामने आएगा, कितनी रजिस्ट्रेशन हुए और कितनी बहनों को उस योजना का लाभ मिल पाएगा। विपक्षी लोग इसके बारे में एक प्रश्न उठा रहे हैं आमतौर पे कि वो 2.5 लाख रुपए की जो कैपिंग आप लोगों ने की है तो वो कितनी ही महिलाओं को लाभ मिल पाएगा। वो कहते हैं बहुत कम एक संख्या में जो महिलाएं हैं उनको लाभ मिलेगा 2.5 लाख की कैपिंग की वजह से। ऐसा नहीं है। आप देखिए 5.5 लाख के करीब अभी आज 8-9 दिन हुए हैं, 5.5 लाख के करीब बहनों ने उस पर अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन किया है। और मुझे लगता है ये संख्या 40 लाख के पार जाएगी। और मुझे लगता है कि 40 लाख बहनों को इस योजना का लाभ मिल जाएगा, तो एक बहुत बड़ी संख्या है। और बहुत सारी जो हमारी बहनें सक्षम हैं वो इस लाभ के लिए जाना भी नहीं चाहती और उनको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ज़रूरतमंद बहनों को इस योजना का लाभ मिले, यही सरकार का उद्देश्य है और हम सब भी यही चाहते हैं। सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी के आप लोग नेता हैं, आप लोगों की तरफ से क्या ऐसी कोई अपील की जाएगी जैसे एलपीजी सिलेंडर के समय पे की गई थी गिव इट अप की, कि माने जो लोग सक्षम हैं कम से कम महिलाएं वो ना लें, ना आवेदन करें? देखिए, वो तो क्राइटेरिया बना दिया है सरकार ने पहले ही, और उसके लिए एक SOP है, उसका पालन भी होगा। और स्वेच्छा से जो बहनें छोड़ना चाहेंगी, जो सक्षम है, मैं उनसे अपील भी करूंगा कि वो इस योजना में ना जाएं। ज़रूरतमंदों को हर योजना का लाभ मिले तो ये एक आदर्श उदाहरण होगा। और मुझे लगता है कि इसमें 1-8% कोई अपवाद हो सकता है, अदरवाइज ईमानदारी से लोग बहनें हमारी काम करेंगी और सबको ज़रूरतमंदों को इसका लाभ मिल पाएगा। धन्यवाद। प्रस्ताव के दौरान विपक्ष जो है वॉकआउट कर गया था सदन से। ऐसे में आशीष सूद ने कहा कि मैं कम से कम ये अपील करूंगा जो विपक्षी विधायक यहाँ से चले गए हैं कि वो अपनी अपनी विधानसभा में फॉर्म पे साइन ना करें। ये किस तरह की बात थी? देखिए, एक अच्छी योजना का स्वागत विपक्ष को करना चाहिए। कुछ चीज़ों में, हर चीज़ में विपक्ष विरोध करे, ये भी एक आदर्श लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। तो अगर अच्छी योजना आई है और उनके भी साइन उस पर चलेंगे, उन विधायकों के भी साइन उस पर चलेंगे। सांसद तो इनका कोई है नहीं दिल्ली में, लेकिन वो विधायक भी अपने क्षेत्र में बहनों को लाभ दिलवा पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो इस योजना से खफा है या वॉकआउट कर रहे हैं तो आशीष सूद जी ने सही कहा है कि उनको फिर साइन करने नहीं चाहिए। बिल्कुल। एक और विषय जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा भी एथेनॉल का जो उठाया गया है, CJP के डेमोन्स्ट्रेशन जो हुआ दिल्ली में वो एक बड़ा चर्चा का विषय बना। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और अब कुछ ऐसा लग रहा है कि एथेनॉल को लेके भी उसी तरह के एक बड़े आंदोलन की तैयारी है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की। तो आप लोगों की किस तरह की तैयारियां हैं और सरकार से आप लोग, क्योंकि आप लोग स्वयं जो वर्कर हैं आपके, उनका भी सामना करते होंगे, वो लोग भी इस तरह की शिकायतें आपसे करते होंगे, तो किस तरह से इस पूरे विषय को देखते हैं? देखिए रंजन जी, एथेनॉल को लेकर के सरकार ने सारी बातें स्पष्ट की हैं। 2 तरह के लाभ हैं। एक तो जो हमारे जिन देशों पर हम डिपेंड थे पेट्रोल के लिए, उसमें ईंधन की खपत में कमी आ रही है। बिल्कुल। किसानों की पराली का इस्तेमाल उसमें हो रहा है और उसको बनाने के लिए किसानों की पराली काम आ रही है। पराली नहीं जलेगी, प्रदूषण भी कम होगा। तो 3 तरह से देश को फ़ायदा है। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी शिकायत हमने सुनी है। 2 गाड़ियाँ मेरे पास ही पेट्रोल की हैं, मैंने तो आज तक अपनी गाड़ी में कोई शिकायत देखी नहीं। और ना ही मेरे पास कोई ऐसी आप भी सामाजिक जीवन में रहते हो और आपके पास भी बहुत लोग आते होंगे, एक शिकायत आप बता दो किसी की पेट्रोल की गाड़ी आपने कहीं ख़राब देखी हो।
वैसे गाड़ियाँ किसी और कारण से ख़राब हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन इसको लेकर के अभी तक मेरे संज्ञान में कोई ऐसी गाड़ी या कोई ऐसा केस नहीं आया कि किसी गाड़ी में असल इसको में लेकर मैं के अगर समस्या आई अपनी हो। गाड़ी की बात करूं, मेरी जो स्विफ्ट है उसकी एवरेज पे तो मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है पिछले 2 से 3 महीने में। एक बात, दूसरा जो आप एथेनॉल की बात गिना रहे हैं कि उससे जो यहाँ के जो किसान हैं, जो पराली की समस्या उसका समाधान होगा, दूसरे जो देश हैं जिनसे हम पेट्रोल खरीदते हैं उन पे निर्भरता जो है उसमें कमी आएगी। लेकिन अगर इसी विषय को देखें तो अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा आरोप कल या परसों में लगाया। उनका कहना ये था कि ट्रंप के दबाव में मोदी हैं, अमेरिका की बड़ी कंपनियों से एथेनॉल जो है भारी मात्रा में खरीदा जा रहा है और उसको जो है पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, यानी देश के जो किसान हैं, जो पराली की समस्या वो यथावत है, उनका जो इशारा है। हमारे माननीय मंत्री गडकरी जी ने बहुत स्पष्टता से इसका जवाब भी दिया था। उन्होंने सारी विधि बताई थी एथेनॉल कैसे बनता है और कैसे उसको हम मिक्स कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय हर्ष मल्होत्रा जी ने भी चैलेंज किया था अरविंद केजरीवाल को कि अगर शिकायतें हैं तो 100 गाड़ियाँ वो मेरे को दिखा दें जो 100 गाड़ियाँ खराब हुई हों। केजरीवाल जी का तो शुरू से एक फंडा रहा है कि वो आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं, उनके पास कोई किसी तरह का एविडेंस होता नहीं। अगर है तो वो एविडेंस सामने लाएं। हर्ष मल्होत्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको चैलेंज भी किया था, तो उसका जवाब दें, लेकिन वो जवाब देना जानते नहीं, केवल आरोप लगाना जानते हैं। 2,32,000 का बड़ा जो गट्ठर है वो लेके गए थे तो उनको रास्ते में रोक दिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। पीएम से मिलने जा रहे थे, देने जा रहे थे वो कोई तरीका नहीं है ना। आप दीजिए ना किसी प्लेटफॉर्म, आप प्रदर्शन करके लेके जा रहे हैं, इसका मतलब आप केवल तमाशा करना चाहते हैं, आप एविडेंस देना नहीं चाहते। अगर देना चाहते हैं तो आप 1-2 आदमियों के साथ जाइए, पीएम के पास जाइए, जहाँ भी आप जा सकते हैं, गडकरी जी के पास जाइए, वहाँ दीजिए। लेकिन ऐसे प्रदर्शन करके और आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। हर चीज़ का एक तरीका होता है। आप ऐसे ही कोई व्यक्ति ले और 1,000-2,000 की भीड़ को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने चले जाए तो ये कोई उचित तरीका नहीं है। बिल्कुल। लेकिन केजरीवाल साहब ने साफ उसमें कहा कि हम लोगों ने 1 महीना पूर्व जो है एप्लीकेशन दी थी, मिलने का समय हमें दिया जाए। मिलने का समय नहीं दिया गया, कोई एप्लीकेशन नहीं दिया। अगर दी है तो प्रेस को दिखाएं। दूसरी बात ये है कि संबंधित मंत्री को वो दे दें। कोर्ट्स हमारे यहाँ पड़े हैं, आप एविडेंस दीजिए ना। लेकिन भीड़ इकट्ठी करके और केवल तमाशा करना, प्रोपेगेंडा करना, ये शुरू से उनकी आदत रही है और ये किसी भी लोकतंत्र में सही तरीका नहीं है। अगर वाकई कोई प्रॉब्लम है और आपके पास कोई एविडेंस है तो आप क्यों, लोग भी तो दे सकते हैं, और बहुत सारे लोग हैं इस देश में, उनको भी उसी प्लेटफॉर्म में जाने का हक है। कोर्ट्स पड़े हमारे में, कोर्ट्स में लगाए वो, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं है ऐसा। हमारे संज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं आई। हम सब के पास पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं और हम सब सही तरीके से उन गाड़ियों को चला रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार भी इस विषय पर पूरा ध्यान कर रही है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो सरकार निश्चित रूप से ध्यान देगी। इस दिल्ली को आप लोग कहाँ पाते हैं, खासतौर पे अपने जो शासनकाल आपका रहा, 4-1 साल आपको हो गए निगम में, उसकी अगर मैं बात करूँ, या फिर दिल्ली सरकार का जो 1.25 साल अभी हुआ है समय, दिल्ली कहाँ तक पहुँची है? देखिए, मैं अपने चुनाव की अगर बात करूं तो निगम के बहुत सीमित संसाधन हैं। निगम के पास बहुत सीमित शक्तियां हैं। निगम एक छोटा सा निकाय है दिल्ली का, लेकिन दिल्ली की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है पिछले 1.5 साल से। और आप चारों तरफ देखिए दिल्ली में, आपको हर जगह निर्माण कार्य होते दिख जाएंगे। नई नई मशीनरी, आपको लेटेस्ट मशीनरी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जो सरकार कर सकती है वो बेहतरीन तरीके से कर रही है। हमारे सारे मंत्री दिन रात जनता की सेवा में लगे हैं, हमारी मुख्यमंत्री और हमारे सारे विधायक, पार्षद सब दिल्ली के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। और आप देखेंगे जब एग्ज़ाम का टाइम होगा, जब इलेक्शन आएंगे, जब हमारा कार्यकाल पूरा होगा, तो आप देखेंगे कि दिल्ली का 90-95% विकास कार्य पूरा हो चुका होगा। हालांकि पुरानी चीज़ों को छेड़ करके उनका नवीनीकरण करने में बहुत समय लगता है। बिल्कुल। और आप देखिए, नया काम करना आसान है, लेकिन पुराने काम को रिपेयर करके ठीक करना वो बहुत मुश्किल विषय है। तो लेकिन सरकार पूरे मनोयोग से लगी हुई है और सभी संसाधन इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। कहीं कोई बजट की कमी नहीं है। एक विधानसभा में 300-400 करोड़ रुपए के काम शुरू करा चुके हैं। और जब ये काम पूरे होंगे तो निश्चित तौर पर दिल्ली का विकास एक नए आयाम साबित करेगा। और आप देखेंगे दिल्ली एक आधुनिक दिल्ली जिसका सपना हम सब लोग देखते हैं, वो ये सरकार पूरा करेगी। अशोक जी, एक अंतिम सवाल मैं लेता हूँ। आपके मटियाला वार्ड में ही जो शिव मंदिर चौक है, उसके पास में एक स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है और मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार का वो स्कूल है। वहाँ पे एक बिल्डिंग जो है 2019 से वहाँ एक बोर्ड लगता है कि ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है और इसके आसपास में ना आए। और वहाँ पे स्कूल जो है वो चालू है, दो बिल्डिंगें उसके आसपास में हैं और दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। 2019 से, और आपके पीडब्ल्यूडी जो मिनिस्टर हैं आज के, प्रवेश वर्मा, उन्होंने ही उसको घोषित करवाया, ऐसी जानकारी मिली। तो आप लोग उस पर काम क्यों नहीं कर पा रहे अभी? ऐसा है, वो केजरीवाल साहब के टाइम का स्कूल के 2 हिस्से हैं। आधा हिस्सा खतरनाक घोषित किया हुआ है, वहाँ पर क्लासेज नहीं लगती। बाकी आधे हिस्से में बच्चे पढ़ते हैं
उसके कुछ बच्चे हमने सेक्टर 3 में शिफ्ट कराए हैं। ओके। हम लोग लगातार उसकी आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अभी मेरी विधायक जी से बात हुई, विधायक जी ने फाइल को बढ़ाया भी है और बहुत जल्दी उसका बजट लेकर, क्योंकि बच्चों को शिफ्ट करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत यहाँ पर भी 100 बच्चे के क्लास में हैं। इन बच्चों को कहाँ ले जाएं, वो सारी समस्याओं को देखते हुए स्कूल का निर्माण तो हम जल्दी शुरू करा देंगे, लेकिन पार्टली उसको शुरू कराएंगे और उसका बजट लेकर बहुत जल्दी वो काम हम इसी टेन्योर में पूरा करेंगे। मैंने उसको पहले डेमोलिश कर दें कम से कम, ये तो अभी हो सकता है। हाँ, आधे हिस्से को वो तो हमने रोक रखा है, वहाँ क्लासेज नहीं रोक लगती रखा है, बिल्कुल, जो खतरनाक भवन है वहाँ क्लासेज नहीं लगती। लेकिन बच्चे तो वहीं से आसपास से ही निकलते नहीं नहीं, वो थोड़ा अलग, दूर से निकल के वो आते उधर है, ये हाँ। वो जो खतरनाक है वहाँ से नहीं आते। और ऐसा वो कोई गिरने वाला नहीं है, लेकिन उसमें क्लासेस बिल्कुल बंद कर रखी है। बिल्कुल बंद है। तो जल्दी से उसका हाफ जो पोर्शन है उसको पहले बनाएंगे, फिर बच्चे वहाँ शिफ्ट करके फिर यहाँ इसको भी डेमोलिश करेंगे। चलिए। तो वो हमारे संज्ञान में है, हमने उसमें प्रदर्शन किए थे, हमने बहुत सारी उसकी वीडियोज दिखाई थी। बिल्कुल, तो उसका इसी टेन्योर में, हमारे विधायक जी के इसी टेन्योर में उस स्कूल को हम बनाएंगे, क्योंकि विधायक जी भी और हम भी इसी गाँव से हैं और हम दोनों उसी स्कूल में पढ़े हैं। जी जी। हमारे लिए तो ये अच्छा, आप लोग वहीं पढ़े हैं? हम लोग वहीं पढ़े हैं, हमारी प्रारंभिक बहुत शिक्षा वहीं हुई है। तो हमारे लिए तो बहुत गौरव का विषय है कि हम स्कूल को एक आधुनिक यहाँ बिल्डिंग दे पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आपको। अशोक शर्मा बताते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ट्रिपल इंजन की, लगातार विकास के रास्ते पे है और विकास जब होता है तब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो अड़चनें हैं वो अवश्य आती हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही और बहुत जल्दी सीखते हुए सभी समस्याओं के जो समाधान हैं वो जारी हैं। पानी जब आता है बहुत तेज़ी से आता है, तब जाहिर है कि कुछ समय के लिए वो जमा होता है, लेकिन उसके बाद जिस तरह की प्रगति से सरकार काम करती है, पानी को निकाला भी जाता है और जल जमाव आगे जब ये काम पूरा होंगे तो अशोक जी की माने तो जल जमाव जो है वो कहीं शायद पूरी दिल्ली में दिखाई नहीं देगा, न सिर्फ मटियाला बल्कि पूरी दिल्ली में। तो अशोक शर्मा से हमने बात की, आगे हमारे साथ आप जुड़े रहिए, फिर किसी अन्य अंक में आपको किन्हीं और सज्जन, किन्हीं और नेता की बात सुनाएंगे। नमस्कार।